मंत्री जी का आगमन हो गया है और सीधे मंच पर पधार रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, उनके साथ में और श्री संजय सिंह जी सेक्रेटरी और श्री आदिल जैनुल भाई चेयरमैन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी। और अब स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एकल पुष्प देकर उनका स्वागत करें। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत और अन्य अतिथियों का भी, श्री संजय सिंह जी का, श्री आदिल जैनुल भाई का और BIRD के संस्थान के निदेशक शंकर पांडे जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एकल पुष्प के द्वारा करें। और अब मैं श्री शंकर पांडे जी, निदेशक, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का एकल पुष्प से स्वागत, निदेशक बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के निदेशक। और अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अन्य गण्यमान्य अतिथियों से निवेदन, दीप प्रज्वलन के लिए कृपया तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपः ज्योति नमोस्तुते। आइए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार आसन ग्रहण कर रहे हैं और मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं श्री संजय सिंह जी को, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, श्री संजय सिंह जी। सर इधर इस वाले मंच पे आ जाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री, हमारे मध्य उपस्थित श्री आदिल जैनुल भाई, अध्यक्ष कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव, मेरे साथी प्रशासनिक सुधार विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी वी श्रीनिवास जी, उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य अधिकारी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्यगण, IIPA के डायरेक्टर जनरल, विभागों के जो अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हमारे मध्य मौजूद हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। यह कार्यशाला, यह सम्मेलन जो हमारे राज्यों के लोक प्रशासन के जो राज्य संस्थानें हैं उनके संबंध में है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के संबंध में है। 2 दिवस का यह सम्मेलन है। इसमें
विभिन्न पहलुओं पर कुछ में चर्चा हो चुकी है और कुछ में चर्चा होने वाली है। तो मैं कुछ एक बातें जो कि केंद्र शासन जिनके ऊपर बहुत अधिक प्राथमिकता दे रहा है उसके बारे में आपके समक्ष रखना चाहूँगा, ताकि जो हमारा सब जितने भी कार्य हैं हुए हैं जो बाद में होंगे तो उस डायरेक्शन में हम सोचें और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि अधिकारी और प्रशिक्षण रूल बेस से रोल बेस की ओर बढ़े। उनकी बहुत बड़ी एक और चिंता है सर्विस डिलीवरी के बारे में, जो उन्होंने 15 अगस्त के अपने उद्बोधन में भी लाल किले से हम सबके ध्यान में लाए हैं, हमें आदेशित किया है कि सर्विस डिलीवरी के बारे में, सर्विस डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, सर्विस डिलीवरी सीमलेस हो, बगैर किसी ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस के हो, एंड टू एंड उसमें पूरा व्यवस्था इस प्रकार की कि शुरू से लेके आखिर तक वो अपने आप सीमलेसली पहुंच सके। दो और चीजें उन्होंने हमारे लिए प्राथमिकता निर्धारित की हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जन भागीदारी और कर्तव्य वो परिलक्षित हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण की जो रूपरेखा है, हम कैसे उसका संचालन कर सकते हैं, उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हम कहें जो अभी हाल ही में हुआ है वो है मिशन कर्मयोगी का। मिशन कर्मयोगी के अधीन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना हुई। उसके माननीय अध्यक्ष हमारे मध्य उपस्थित हैं। इसका मूल जो हम कहें कि उद्देश्य जो है और जिस डायरेक्शन में हमें कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर जाना है, तो जैसा हमने कहा रूल बेस से रोल बेस की ओर। रोल बेस से तात्पर्य यह है कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, आवश्यकताएं हैं प्रशासन में, उनकी पूर्ति कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए हो। अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं इतने लंबे समय से सरकार में कार्य कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की खामियां क्या क्या हैं। खामियां हमारी हैं, नंबर एक हम बात करें, जैसे हम प्रारंभ से शुरू करें, हम योजना बनाने में किस प्रकार की क्षमता की आवश्यकता है। एक हम छोटी छोटी बातें हैं, हमारा सबसे अधिक समय किस में लगता है, बैठ के लेने में, बैठक में उपस्थित होने में, उसके बारे में किस प्रकार का एक हमारा प्रोटोकॉल हो, किस प्रकार से उसका कार्य किया जाए। फिर हम बात करें उसके बारे में कि नियमों के बारे में, किस प्रकार से नियमों का कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन किया जाए, किस प्रकार से उनकी हम कहें कि सकारात्मक व्याख्या की जाए। और इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हुए बहुत सी चीजों का समावेश किया जा सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सीबीसी जिस ओर कार्य भी कर रहा है वह है कि एक तो हर जगह पर हमारे शासन में हम छोटे छोटे टुकड़ों में गतिविधियों को लेते हैं, तो एक सिस्टमिक अप्रोच, सब चीजें सम्मिलित हैं, संयुक्त हैं, और आखिर तक वो किस प्रकार से अब जो उनका परिणाम देना है, कि परिणाम आधारित हमारे जो कार्य हैं अभी हमारे केवल प्रक्रिया आधारित हैं। प्रक्रिया से जो रूल का जो तात्पर्य, रूल से लेकर हम आउटकम की ओर किस प्रकार से उसकी ओर बढ़े। उसका मूल जो सार यही है कि हम किस प्रकार से जो हमें करना क्या है उसके बारे में हमें स्पष्टता हो। हमारी बहुत सी ट्रेनिंग संस्थानें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, अभी हाल ही में IIPA के द्वारा एक उसमें स्टडी की गई थी, तो 700 से अधिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ट्रेनिंग संस्थानें हैं। अगर हम मोटे रूप से देखते हैं, सब एक ही प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें क्या है कि जो हमारे प्रबंधन के सिद्धांत मूल रूप से सब लोग जिसको समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं, मगर हमारी शासन में, सरकार में आवश्यकता अलग है। हमारा जो व्यवस्था है वो निजी क्षेत्र से अलग है, और जो सामान्य रूप से जो प्रबंधन की जो परिभाषा मानते हैं उससे बहुत अलग है। हम कहें दो चीजें हैं कि जो हमारे यहाँ पर नहीं, उस कारण से पूरा हम कहें कि इसका परिचित्र बदल जाता है। वो है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि हायर एंड फायर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। उस कारण से
हमारे यहाँ पर इसी कारण से जो हम कहेंगे मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो भी हम तंत्र बनाए, जो भी हम ट्रेनिंग दें, मॉनिटरिंग के किस किस प्रकार के हमारे पास में टूल्स रहें, किस प्रकार से मॉनिटर करें कार्यक्रमों की, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो हमारी समस्याएं जो हम ट्रेनिंग के बारे में कि हमारी समस्या हैं जिनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ट्रेनिंग के माध्यम से, जो कि नया एक व्यवस्था जो लागू की गई है, योजना बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करना, आईटी टूल्स को किस प्रकार से उपयोग करना। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मगर ये अपने आप में एक संपूर्ण नहीं है। ये इनके आउटकम क्या वो हमें प्रदान करेंगे, तो उसे ध्यान में रखने की जरूरत है। पूरे इन चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो सीबीसी है, उसे यह कार्य दिया गया है कि जितने भी भारत शासन में इंस्टीट्यूट हैं, वो हम सब अपनी अपनी जानकारी इनके पास उपलब्ध करा रहे हैं। फिर किसके पास किस तरह की कैपेसिटी है, जो सब बातें हमने कही कि एक इंस्टीट्यूट एक ही विषय में अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप करे, तो वो उसके बारे में उसका चयन सीबीसी करेंगे। क्योंकि हर अभी जो हम कहें एक इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग करना बहुत मुश्किल है। सब एक ही प्रकार के कार्य कर रहे हैं, एक ही तरह की ट्रेनिंग है। तो उसमें जैसे कोई एक इंस्टीट्यूट ई गवर्नेंस के लिए एक्सपर्टाइज है, दूसरे इंस्टीट्यूट के पास में जो एटीआई है, उसके पास में है कहीं के रूल्स के बारे में बहुत एक्सपर्टाइज प्राप्त कर ले। तो केंद्र शासन में इस ओर बढ़ रहे हैं। तो एटीआईज की जब हम बात करते हैं, जब सब एटीआई यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी एक प्रकार से किस प्रकार की शेयरिंग की जाए, एक्सपर्टाइज शेयरिंग की जाए, किस प्रकार से एक दूसरे का जो रिसोर्स है उसे हम उपयोग कर सकें, तो उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी ओर हम कार्य कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं डीआरपीजी की ओर से, अपने विभाग की ओर से, अपने ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में, सम्मेलन में उपस्थित हुए। और हमारे मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। और अब मैं चेयरमैन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग के चेयरमैन श्री आदिल जैनुल भाई साहब को बुलाते हैं उनके उद्बोधन के लिए। जैनुल भाई साहब। Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, Honorable Minister Dr. Jitendra Singh, Honorable Secretary Shri Sanjay Singh, Mr. Devesh Chaturvedi, Additional Chief Secretary, V. Srinivas from DRPG, my fellow members of the Capacity Building Commission, and my fellow deans of all the ATIs who are present here. I'd like to start out by first thanking Honorable Chief Minister for holding this very impressive meeting in Uttar Pradesh. It shows his interest in this very important phase that the Prime Minister kicked off, which is to say, how can we make the government, how can we make the entire civil service more responsive to the citizens and deliver more to the citizens? And one of the very important elements of that is the ability to give every civil servant the learning, the training, and the tools to be able to deliver everything for the citizens. So ultimately, this all comes back to how can we deliver more for the citizens? How can the government deliver more for the citizens? And so this is a very important element of what we're trying to do. And so I thank Honorable Minister for hosting us here, because obviously this is also an important thing on his mind. So I'd like to speak to the 2 or 3 different constituencies that are here today. One is, if you are a member of the civil service, how does this affect you? And then if you are part of the training establishment, how does this affect you? So let me start out with, if you are a citizen, if you are a member of the civil service, how does this affect you? First of all, there are over 3 million civil servants, central civil servants in India, and 20 million civil servants if you count state, local, urban, panchayati raj, etc.
So it's a very large number of civil servants who are involved in delivering services for the government. Most of the time when you talk about government or bureaucracy, people think of the very senior Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Revenue Service, etc. But in reality, that is a very small part, maybe 15,000 out of the 20 million people who deliver services to the citizens in India. So when we are talking about training, capacity building, and learning, the Prime Minister is thinking about the 20 million people who are involved in delivering services. And how can we help them learn? How can we train them so that they have the capability and the tools to be able to deliver the service? It's a very big challenge. And the Capacity Building Commission was formed to try and put some policies in place. Without repeating what the Secretary said, you should be aware that there are over 700 central training institutes. There are at least 100 to 200 state training institutes, if you count district level. And if you look at central public sector, there's another 50 of them over there. Most of the time, they don't talk to each other. And therefore, we've not had the ability to make 1 + 1 = 3 or 1 + 1 = 11. We're still doing 1 + 1 = 2. So one of the very important things that we're trying to do is how can we fundamentally improve the capability of all of these training institutions to train, and not train, but to improve the capacity and the capability of our 20 million civil servants to be able to deliver. And even though by mistake I might say training, I really mean learning and capacity building, not training. I think training is one way. I try and train you. Capacity building is building their capacity, and learning is how people learn. So one thing that we are doing is trying to improve the capacity of all the training institutions to improve the capacity of the civil servants. That's why today is very important, today and tomorrow, because this is a gathering for the first time, actually, of many of the state training institutions, which actually should be state capacity building institutions, so that we can figure out what to do going forward. And that is one major element that the Capacity Building Commission will take on. The second thing that the Capacity Building Commission is taking on, which has a huge impact on how people learn. If I ask this audience, what is their personal preference? Would they like to watch a 12-hour video, or would they like to watch a 3-minute video or a 5-minute video? All of us have become TikTok addicts, right? Or YouTube addicts for small 3- and 5-minute videos. And in fact, adults learn a lot by 3- to 5-minute videos. They learn a lot by interacting with each other. They learn a lot from their workplace. So how can we look at all of that kind of capacity building and improve the ability of each civil servant to deliver? So that's the second thing we're trying to do, is to relook at what are all aspects of training so that, in fact, people's capacity gets built in almost any way. In the process of coming up with our ideas, we talk to people in very many different places. And one of the most interesting interviews was with the Singapore civil service. As you know, most people would say that it's a pretty good civil service. Their capacity building programs are actually very good. And when we talked to them, it was very interesting. They said the kind of training for which there is maximum demand, even from the senior most people, are 3-minute videos. Because even a secretary level person waiting for their car to come wouldn't mind spending 3 minutes on a topic that they thought was important. So this is not just something that we are inventing. This is something that has been looked at in many places and works. So we are trying to think, I just give that as an example of how we have to think about capacity building in a much broader context. So that is the second thing that we're trying to do. The third thing we're trying to do is to be very practical. If we went and asked ministries, we went and asked ministers, what is their most important capacity building need? And tried to figure out how to train people on that, or how to build capacity on it. And I'd like to give you 2 interesting examples of interventions, which I think we have just started. So when we talk to the railways, and the PM, if you know, Honorable PM always talks about citizen centricity.
look at it from the point of view of the citizen. When we talked to railways, they said one of the most important capacities we can build is everyone who interacts with a customer, whether it's a ticket clerk, a ticket collector, station master. We have never really taught them or asked them how we want them to treat the customer. We've never really given them that training. We just let them, they do what they do over the years. So we are helping design a program that would allow 100,000 customer-facing ticket collectors, station masters, etc., to understand how we would like them to deal with the citizen. When the Post heard this, they asked us whether we could create a similar program for the Grameen Dak Sevaks. I think there's 50,000 of them. And when other people heard about it, they said, can you help us train people in citizen centricity at a very, very large level? So I give all of that as examples of how looking at capacity building allows us to help everyone deliver the services to the citizen. And at the end of the day, that is what this is about. The capacity building commission has just started. We've been in action for, I think, about 3 to 4 months. And we are very delighted that as part of that, one of the first things we did is to meet with various ATIs. We hope to visit many other states and do this. And over today and tomorrow, we'll have a lot of important discussions, which I hope will lead to all of us changing our views on how to increase the capacity of the 20 million civil servants in India, ultimately to be able to deliver better services to the citizens. Thank you. बहुत शुक्रिया आदिल जैनुल भाई को। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री को, श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके उद्बोधन के लिए। एक बार तालियों से स्वागत हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, परंतु भारत के लोकप्रिय नेता, ऐसे हमारे मित्र और साथी जो कि एक व्यक्तिगत अनुभूति भी होती है कि मेरा उनसे परिचय उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले से कई वर्षों तक रहा और संसद में भी हम एक साथ सदस्य रहे। और जिस प्रकार का कुशल प्रशासन उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 वर्षों में दिया है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत अधिक आवश्यकता है उन सब बातों की जो भी आदिल भाई ने आपको सुनाई। Because Uttar Pradesh today is one of the better models or maybe the best models of governance in the country. और इसका श्रेय आपके आदरणीय मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन को जाता है। उनके साथ बैठे हुए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के हमारे चेयरमैन, जिनसे मैंने ही सुझाव दिया था कि आप भी इस गोष्ठी में रहिए, आदिल भाई, दिल्ली से आए हुए हमारे सचिव संजय सिंह जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दिवेश जी, जो कल तक हमारे थे, हम ही ने इनको मुख्यमंत्री जी को दिया है। डीओपीटी में हमारे साथ कई वर्षों तक काम करते रहे और मुझे विश्वास है he has been able to replicate what he learned there. और आखिर में बैठे हुए श्रीनिवास, दी सेरेमनी मास्टर ऑफ ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेस, इतनी निष्ठा और इतने लगन के साथ, with such a great passion he has been organizing these conferences that he's become a familiar figure among administrative services across the country. आज हमारे साथ भिन्न भिन्न केंद्रीय संस्थानों के अधिकारीगण, अध्यक्ष भी हैं। त्रिपाठी जी मेरे सामने बैठे हैं IIPA से। इसी प्रकार अब चूंकि मुंह आधे आधे बंद हैं तो कई बार थोड़ा से पहचान में मुश्किल होती है और ये भी कहना अच्छा नहीं लगता कि 2 क्षण के लिए नकाब उतार लीजिए, लेकिन
कहने का तात्पर्य ये है कि हमने एक सामूहिक बैठक का आयोजन करने का आज प्रयास किया है और श्रीनिवास जी को मेरा ही अनुरोध था कि जो हमने सिलसिला शुरू किया है, बिकॉज द era ऑफ वर्किंग इन साइलोज इज ओवर, और ये संभव ही नहीं है कि हम सामूहिक तौर पर अपने रिसोर्सेज की पूलिंग किए बिना पर्याप्त परिणाम प्राप्त कर सके। सो जॉइंट वर्किंग, integration and synergism is no longer an option, it is now a compulsion। और उस सोच को लेकर के अब जहां तक इस प्रशिक्षण और शिक्षण वर्ग का संबंध है, सबसे पहली बात तो ये है, और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी हाल ही में गठित हुआ है और उनको भी हम तरह तरह के इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो चेहरा है, जो उसका प्रोफाइल है, वो दिन प्रतिदिन बदल रहा है और लगभग 8 वर्ष डीओपीटी में रहते हुए और प्रत्येक प्रदेश की अच्छाइयां, बुराइयां, गुण अवगुण समझने के बाद, उनके ऊपर शोध करने के बाद मैं ये परिणाम पर पहुंचा हूं कि ना केवल उसमें परिवर्तन आ रहा है बल्कि परिवर्तन की गति भी बढ़ रही है। सरदार पटेल ने जो पहला हमारा सिविल सर्विसेज डे हुआ था 1947 में, 1948 में अप्रैल के मास में, तो ही डिस्क्राइब्ड इट एज ए स्टील फ्रेम, और उन्होंने ये भी याद करवाया था कि अब आपका और पिछले सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का क्या अंतर है। You will be civil services or a civil servant of independent India will be servant of the common man। बड़ी सरल परिभाषा जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई मजा भी नहीं आता समझने में कि साहब इतनी सारी मेहनत की, IAS करके फिर ये कहा जा रहा है कि इस परिभाषा पे पूरे उतरो, लेकिन अब ये हमारी मजबूरी बन गई। आप देखिए कुछ एक वर्ष पहले तक सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेजों के समय में जो इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर होता था, जिला अध्यक्ष, उसको कलेक्टर कहा जाता था, अब उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपका अंतर वहीं से शुरू हो गया। ही वॉज सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश एम्पायर एंड इम्पोज द रिट ऑफ द एम्पायर। नाउ यू आर सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर स्टेट। तो आपका दायित्व उसी दिन से बदल गया और दिन प्रतिदिन आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, आपकी पारदर्शिता बढ़ गई। एक जमाना था कलेक्टर का चेहरा किसी ने देखा नहीं होता था जिले में। मैं कई जिलों में जाता रहता हूँ। अभी 3 वर्ष पहले मैं फिरोजपुर जिला गया, इतना लंबा चौड़ा जैसे बकिंगम पैलेस जैसी बंगला कलेक्टर का, अंग्रेज कलेक्टर छोड़ गए थे हमारे हिंदुस्तानी कलेक्टर के लिए, और कलेक्टर तक पहुंचना मुश्किल था। वहां अंदर ही पोलो ग्राउंड भी है। आज के कलेक्टर के तो दफ्तर के बाहर धरना लगता है, नारे लगते हैं, पुतला भी जला देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिकॉज एक्सपेक्टेशन लेवल हैज गॉन अप, अकाउंटेबिलिटी गॉन अप, ट्रांसपेरेंसी गॉन अप, सोशल मीडिया आपका अलग से चल रहा है। तो इसलिए बदलती हुई इन तकाजों के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, और फिर आधुनिक यंत्रों का उपयोग, आधुनिक टेक्नोलॉजी का। मुझे ये कहने में गर्व है कि इस बात का एहसास सबसे पहले हमारे दूरअंदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हुआ, और सरकार बनने के तुरंत बाद जो उनके आरंभिक वक्तव्य थे, उन्होंने एक हमें मंत्र दिया, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। 4 शब्द हैं, अर्थ निकालने में समय लगता है कि सरकार हो भी तो ना हो और गवर्नेंस हो भी तो कितनी हो, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आप प्रशासन में रह करके प्रशासन की व्यवस्था को चलाइए तो सही सुचारू ढंग से, लेकिन ऐसा ना लगे कि प्रशासन हावी हुआ है, क्योंकि फिर आम आदमी के साथ आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है। एक चिकित्सक होने के नाते मुझे याद आता है कि पुरानी किताब थी ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी की, उसमें हमारे एक विश्वविख्यात लेखक और डॉक्टर होते थे, डॉक्टर मुदालियार,
Adil must have Lakshman Swamy Badaliar was Sir Lakshman Swamy. He coined a phrase for obstetricians. I think capacity building can use it somewhere. He said, how do you treat a woman who is in labor pains for delivery? He said, treat her with masterly inattention. Just gave mantra of 2 words. Masterly inattention. Don't be too attentive, otherwise you'll go and pick up a knife and do a cesarean. So be inattentive, but masterly inattentive. That doesn't mean that you become indifferent. So उस प्रकार का हमें अपने अंदर कौशल पैदा करना है, जो एक आसान काम नहीं है. इसके लिए बहुत शोध भी चाहिए, अध्ययन भी चाहिए. लेकिन मोदी जी ने ये दर्शाया कि सरकार में ये कैपेसिटी है. मुझे भली भांति स्मरण है, सरकार बनने के 2 या 3 महीने के बाद हमने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि वी हैव अ प्रैक्टिस विच इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश लेगेसी. कि छात्रों को, युवाओं को कहा जाता है कि गेस्टेड अफसर से आप हस्ताक्षर करा के अटेस्टेशन करवाइए. और हम जिस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, वहां पर तो जो 9वीं 10वीं कक्षा में हम लोग पहुंचते थे तो ये नहीं समझ आता था गेस्टेड अफसर उपलब्ध कहाँ होगा, प्राणी देखने में कैसा होगा, 2 नाक होंगे, 3 कान होंगे. और मैंने स्वयं 11वीं कक्षा में मेरे से किसी ने 5 रुपए लिए थे मेरे सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने को, क्योंकि आई डिडंट हैव द रीच. लेकिन हमने जब प्रधानमंत्री आगे बात तो कहा ठीक है, ये तो ऐसी बात है इसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए. जो 70 साल जो बात नहीं हुई थी, इट जस्ट टुक अस फ्यू मिनट्स. एंड व्हेन वी अनाउंस्ड बिफोर द मीडिया, तो किसी मीडिया वाले ने पूछा कि व्हाट इफ अ यंगस्टर फजेस हिज सर्टिफिकेट्स. तो मैंने कहा नो, देन द फॉल्ट विल लाई विद हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स, हिज एल्डर्स, नॉट विद हिम. लेकिन वी आर अ गवर्नमेंट हु हैव द कैपेसिटी टू ट्रस्ट आवर यूथ. जो 70% जनसंख्या इस देश की युवाओं की है, तो यदि हम युवाओं पर विश्वास करना प्रशासक ना सीखे तो आप गाड़ी कैसे आगे चलाएंगे. उसके 2 ही महीने बाद भी सरकार बने 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, पहला स्वतंत्रता दिवस था. हमने उससे पहले प्रधानमंत्री जी की एक बात रखी कि साहब बहुत अन्याय होता है. ये सारे डीओपीटी के निर्णय, तब दिवेश जी वहीं हुआ करते थे, कि जो बच्चा 100% नंबर लेता है रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में 0 कर दिया जाता है, और जो इंटरव्यू में जो रिटर्न में 10 होता है या 0 होता है, उसको इंटरव्यू में 100 दे दिया जाता है. और उसके परिणाम स्वरूप भाई भतीजावाद भी होता है, भेदभाव भी होता है, कहीं पैसे के लेन देन की बात भी आती है. बहुत कठिन निर्णय था. कोई किसी पॉलिटिकल सरकार के लिए निर्णय करना आसान नहीं होता. लेकिन मोदी जी ने लाल किले के परिसर से घोषणा की कि क्यों ना इस प्रथा को समाप्त कर दी जाए 2015 के स्वतंत्रता दिवस को. और हमने 3 महीने के भीतर इस प्रक्रिया को मुकम्मल करके 1 जनवरी 2016 से देश भर में निर्देश जारी किया. और मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वर वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट्स जिन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया. कुछ प्रदेशों को दिक्कत आती थी, क्योंकि आसान नहीं होता. हमारे अपने राजनीतिक दल के लोग फोन करते थे, अरे साहब क्या हो गया, इलेक्शन कैसे लड़नी है, अपने लोगों का एडजस्ट करना है. मैं कहा साहब अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किसी दूसरे के पुत्र का कत्ल करना है क्या. हमने ये जो रिफॉर्म्स गवर्नेंस की लाने का प्रयास हुआ है, दीज आर नॉट मेनली गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दीज आर सोशल रिफॉर्म्स व्हिच आर एम टू चेंज द कल्चर ऑफ दिस नेशन एंड द पॉलिटी. हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल हुआ करता था. मात्र 2 लाख, श्रीनिवास जी उसकी देखरेख करते हैं, 2 लाख शिकायतें पूरे साल में. आज साल भर में 33 लाख, 16 गुना बढ़ गई. जो मैंने ये बात कही तो मीडिया वालों को, उनको तो आजकल इसी बात में मजा आता है किसने किसको गाली दी और गाली का क्या जवाब दिया. क्योंकि ये तो खबर तूने पूछा साहब इसका मतलब कि मोदी सरकार के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़ गई, गिव इट अ डिफरेंट टिल्ट. तो मैंने कहा नहीं, जो आप बात कर रहे हैं इसका उत्तर बाबा गालिब 150 साल पहले दे गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई. Nobody was responding to those grievances. इसलिए लोगों ने शिकायतें दर्ज करनी बंद कर दी थी. हमने स्वयं देखा कई प्रदेश में, नाम नहीं लेना चाहता, मुझे स्मरण है वो सारे.
उन्होंने अपने वेबसाइट बनाए थे, 3-3 साल वेबसाइट विजिट नहीं किया था ग्रीवेंस का। वी वर प्रॉम्प्ट, हर शुक्रवार को हम जायजा लेते थे कितना निवारण हुआ। 95 से 100% शिकायतों का निवारण शुरू हुआ। आज 33 लाख लोग इस उम्मीद से शिकायत कराते हैं कि हमें उसका जवाब मिलेगा, उसका डिस्पोजल मिलेगा। और मोदी जी ने जो अभियान किया है स्वच्छता का, मात्र 1 महीने में 3 लाख शिकायतों का निवारण। यानी 2014 से पहले जो पूरे साल भर में 2 लाख थी, उससे अधिक 1 लाख हमने 1 महीने में करके दिखाई। श्रीनिवास जी उसके लिए बधाई के पात्र है। और इसी प्रकार जैसे अभी आदिल भाई कह रहे थे कि पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी, लेकिन नागरिक भागीदारी के लिए अनिवार्य है कि हम स्वयं निस्वार्थ हों और वी हैव नथिंग टू हाइड। भागीदारी तभी हो सकती है। और इसी को लेकर के आज हमारी वेबसाइट्स में उतनी सारी जानकारी उपलब्ध है कि मैं इंफॉर्मेशन कमीशन वालों को कह रहा था कि जब भी कोई आपके पास आरटीआई आता है, कि कई लोग शौकी आरटीआई भी करते हैं, कई लोग व्यावसायिक आरटीआई बन गए, कई कार्ड लेके भी चलते हैं, क्योंकि वो एक नया पेशा है आरटीआई एक्सपर्ट। तो मैं उनको ये सुझाव दे रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी कोई आपके पास आरटीआई आए, प्लीज टेक द पेन्स टू विजिट द वेबसाइट। हमने वो जानकारी पहले उपलब्ध करवा रखी। वर्चुअली एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन, यहां तक कि जो हमारे एसीसी ऑर्डर्स है एम्पैनलमेंट के, इसके लिए एक बार फिर से ताली बजानी पड़ेगी। श्रीनिवास जी की कल ही पदोन्नति हुई है। इससे पहले कि वो संबंधित अधिकारी को ऑर्डर पहुंचता है, वेबसाइट पे पहले चढ़ गया होता है और ही डजंट वेट फॉर द कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू रिसीव। इतनी अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। पदोन्नतियों में 360 डिग्री लाया गया है ताकि कोई सब्जेक्टिविटी ना रहे। मिशन कर्मयोगी की बात अभी संजय सिंह जी ने बड़े विस्तार में की। द शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल। और मैं ये कह रहा था कि ये आने वाले समय में पता चलेगा अधिकारी को कि उसके लिए कितना लाभदायक। अभी इस लगता है इट्स लाइबिलिटी। आपको एक ऐप दे दिया, कांस्टेंट ट्रेनिंग दे रही जाएगी कि जब आपकी एम्पैनलमेंट होती है या आप दूसरे विभाग में जाते हैं, तो उसमें आपकी किस प्रकार की जिम्मेवारी रहेगी, उस दायित्व के लिए आप अपने आप को किस प्रकार निरंतर तैयार करते रहे। आपकी जेब में ऐप है, गाड़ी में बैठे बैठे भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं बिना अवकाश पर जाए हुए। नहीं तो होता क्या है कि आज मैं हेल्थ सेक्रेटरी हूं तो आई हैव टू प्रिटेंड टू बी वाइजर देन द डॉक्टर। मैं आई डोंट ग्रज दैट, क्योंकि आईएएस में ट्रेनिंग ऐसी है कि यू हैव टू इंपोज योर अथॉरिटी, नहीं तो अकबाल कैसे बनेगा हुकूमत का। तो आई हैव टू प्रिटेंड दैट आई कैन इवन करेक्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। दूसरे दिन मुझे एग्रीकल्चर में भेजा जाता है तो मैं आई हैव टू पोज एज इफ आई एम अ बेटर किसान, मुझे खाद की जानकारी। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज वी विल एक्चुअली बी प्रिपेयर्ड। वी विल नॉट हैव टू हैव कैरी द प्रिटेंशन ऑफ द ऑफिस। इसलिए मैंने कहा शिफ्ट फ्रॉम rule to role. We function in a particular way to follow a rule or to impose a rule. Now we'll be embedded in that role. ये बहुत ही क्रांतिकारी, लगभग 1 साल इस पर मेहनत करके लाया गया है। मुझे विश्वास है 2 दिवसीय गोष्ठी में उसके ऊपर भी विचार होने वाला है। और एक सामाजिक क्रांति का विषय, आई एम श्योर श्रीनिवास विल हैव इंक्लूडेड दैट ऑल्सो। हमने जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित की है, जिसके अंतर्गत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कल्पना तो ये थी कि इसी साल सितंबर में शुरू कर दिया जाए, कोविड के कारण अब ना हो पाया, शायद मार्च के अंदर अंदर कर दे। जैसा मैंने आरंभ में कहा, दीज आर नॉट मेयर गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इट विल बी बिलिटलिंग व्हाइल सेइंग सो, दीज आर एक्चुअली ह्यूज सोशल रिफॉर्म्स। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की कल्पना क्या है कि सारे विभागों का एक टेस्ट। आरंभ में हम बैंकिंग सर्विसेज, रेलवे और सीएसएस का इकट्ठा इम्तिहान करेंगे, वरना क्या होता था, उसके 2 हमें नुकसान रहते थे। बैंकिंग का इम्तिहान है तो सेंट्रल लखनऊ बना, और कोई मेरठ से आना चाहता है तो नहीं आ पाता। खास तौर से बेटियां हैं तो उनको कह देते हैं नहीं इस बार पास कौन सी है, दिल्ली पास है, चल दिल्ली इस बार रेलवे का दे दे, नहीं हुआ तो अगले साल बैंकिंग का देना। अब वो दुविधा नहीं रहेगी, पर्टिकुलरली बेटियों के लिए
या जो समाज के निचले वर्ग से आते हैं, फ्रॉम द लोअर सोशल क्लास। और हमने उसमें एक और सुधार किया, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र होगा, एक सेंटर। लगभग 60 जिले हैं हमारे। ये नहीं है जैसे उत्तर भारत में रेलवे का इम्तिहान होता है, केवल चंडीगढ़ में होगा, 3-4 प्रदेशों के लोग वहां जाते रहे, कोई जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी के पास कोई है नहीं। और खासतौर बेटियों के लिए कह देते हैं कि बेटी वहां कौन किसके पास जाएगी तू, अगली बार जब यहाँ सेंटर होगा तो शी मिसेस दैट चांस। वी आर प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड नाउ। और ये काम भी इसी विभाग ने किया है, पर्सोनल विभाग ने लगभग 6-8 महीने इसके ऊपर लग करके, और आगे चल के इसमें और भी जोड़े जाएंगे। जो बड़े जिले हैं जैसे लखनऊ है, उसमें एक से अधिक भी केंद्र हो सकते हैं। ई ऑफिसेज हमारे लगभग बन चुके हैं। केंद्र सरकार का लगभग 80% काम आज ई ऑफिस के माध्यम से होता है। और उसकी सबसे सुंदर झलक तब नजर आई जब कोविड हुआ। सो कोविड gave us the opportunity to vindicate ourselves, which I don't mean that we should have third wave of COVID. we have proved ourselves with the second wave itself. एक दिन भी, एक क्षण भी कम से कम हमारे मंत्रालय, इस मंत्रालय का काम में कोई विलंब नहीं आया, बल्कि पहले से अधिक होने लगा। आश्चर्यजनक बात है। हमारे एक अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि मैं सबसे मिलता रहता था उन दिनों भी, आजकल मिलता हूँ, ये प्रोटोकॉल के बंधनों में पढ़ करके अपना नुकसान होता है, अपनी ग्रोथ रुक जाती है, दूसरे की होती रहती है। सो आई डोंट गेट बाउंड बाय दैट, आई टेंड टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। एक छोटे अधिकारी ने मुझे कहा कि सर आप नए नए वो जुमले बनाते रहते हैं, नया जुमला मैं आपको बना के देता हूँ, मिनिमम अटेंडेंस मैक्सिमम आउटपुट। वो बोले कि कोविड में लोगों का आना जाना बंद था, घर से काम करते थे, शनिवार रविवार को करते थे, छुट्टी के दिन करते थे। और ये भी मोहल्लती के धोती पहन के करो, चड्डी पहन के करो, कोई पूछता नहीं। ये भी नहीं कि सूट बूट तैयार होके जाना है। सो द एक्चुअल आउटपुट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी मोर। दैट इज द मैजिक, बिकॉज पिछले 7-8 वर्षों में मोदी जी ने ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा था कि हम कोविड से भी, उस पर हमें किसी तरह का विलंब नहीं हुआ। और स्वच्छता का भी जो अभियान चलाया, जिसमें श्रीनिवास नोडल ऑफिसर थे पूरे भारत सरकार के लिए, शायद इस बात का अनुमान नहीं आता और अखबारों में इस बात छपती भी नहीं, 62 करोड़ रुपया कमा करके एक महीने में कचरा बेच करके दिया है। और पहले वो 30 करोड़ था, रोज करते हुए 40 करोड़ हुआ। फिर मेरे समझ में नहीं आया कि ये 20 करोड़ से सीधा 40 करोड़ कैसे चला गया। फिर मैं स्वयं गया साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में, पूरे के पूरे कॉरिडोर भरे पड़े हैं, कंप्यूटर खराब हो गया फेंक दिया, कुर्सी थोड़ी लंगड़ी हो गई तोड़ दी, रिवॉल्विंग चेयर हजारों की संख्या में, थोड़ा जंग लग गया साहब, देखने में ठीक नहीं लगती। और अब सब समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप एक नई संज्ञा सीखने को मिली, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप। ये बेच डालिए, खराब टेलीविजन, खराब आपका कंप्यूटर, इसको असेंबल करके बेचा जाता है। दिल्ली में तो नेहरू प्लेस में बहुत मार्केट है। और 62 करोड़ बनाया, देखिए कितना। ये सारा, these are the practices of governance which are to be replicated by all the states. और स्पेस कितना, 15 लाख स्क्वायर फीट। मैं अनुमान लगा रहा था, आपने देखा होगा दिल्ली वालों ने निर्माण भवन, 2 निर्माण भवन निर्माणित हो सकते हैं उतनी जगह में, यानी लखनऊ की 2 सेक्रेटरीज बन सकती हैं। उतनी जगह इन्होंने खाली करके दे दी स्पेस, क्यों वो भरी पड़ी थी। कहीं 3 टांग वाला मेज है, कहीं 1 टांग वाली कुर्सी है, वो वहीं पड़े रहे कई सालों तक। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ, और आज हम इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि हमारे पास यूके, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, कनाडा से इंटर्न्स आते हैं डीओपीटी विभाग में, नॉर्थ ब्लॉक। आप कभी आए तो आपको बड़ा सुंदर दृश्य लगेगा, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, गोरे चिट्टे रंग के, आप देखेंगे ये कहां से आ गए। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। एक वो जमाना था, हम जाते थे आईसीएस की ट्रेनिंग के लिए वहां, आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। आज वो हमें भेज रहे हैं। और 3 साल पहले मैंने उनके साथ जो आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अंदर ये किस प्रकार मोटिवेशन हो। बोले कि ये इतनी, देयर सो मच ऑफ हेटेरोजेनेसिटी इन इंडिया that the governance lenses available here may not be available there, rightly so, in every sphere, because they are so homogeneous कि हर व्यक्ति के साथ एक ही जैसा व्यवहार वहां काम आ जाता है। यहाँ आबो हवा भी बदलती है, खान पान भी बदलता है, गाली गलौज का लहजा भी बदलता है। जो पंजाब में गाली दी जाती है, तमिलनाडु में नहीं दी जाती, कितनी ऊंचाई से दी जाती है वो भी बदला जाता है। तो बोले ये सब नुआंसेस सीखने के लिए हम यहाँ आए।
कहने का अर्थ ये कि जो गवर्नेंस सीखने जिस देश हम जाते थे, आज उस देश के युवा अधिकारी हमारे यहाँ आ रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात क्या होगी। और इसका श्रेय सबसे अधिक यदि जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया हम नए नए प्रयोग कर सके निष्ठा के साथ, जब तक वो प्रभावी साबित हो। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम तो हमारा है लेकिन आयोजन उनके सौजन्य से हुआ, तो धन्यवाद भी करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये अवसर दिया, इसलिए भी हमारे लिए ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से संदेश सारे देश को जाता है, और यहां से जो संदेश निकलेगा, क्योंकि इन्होंने शिलांग में भी ऐसी बैठक की, इन्होंने नागपुर में भी की, उत्तर से शुरू हुए थे। हमने 3 वर्ष पहले ये कल्पना आई तो मैंने श्रीनिवास जी से कहा, लेह से शुरू हुए, लेह से जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, शिलांग, नागपुर, अब यहाँ पहुंचे। मैंने कहा यहाँ से जाइए ताकि वहां पे भी ये डिक्लेरेशन करते रहे। जम्मू में जम्मू संकल्प दिया, शिलांग में शिलांग डिक्लेरेशन दिया, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि जो लखनऊ संदेश होगा वो देश भर के लिए होगा, क्योंकि देश का संदेश लखनऊ से जन्मता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत आसान शब्दों में माननीय मंत्री जी ने दी। एक बार पुनः उनके लिए तालियां, स्वागत, सराहना। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके उद्बोधन, उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दो दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस विभाग के सचिव श्री संजय सिंह जी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन सादिल जैनुल भाई, DRPG के श्री वी श्रीनिवास, उत्तर प्रदेश शासन के विशेष अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, और उपस्थित सभी महानुभाव। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश नियुक्ति और कार्मिक विभाग के साथ में मिलकर के इस विशेष क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए भारत सरकार को और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और उनका उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हम सब की भूमिका को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। कुछ चीजें हैं जो शासन स्तर पर या राज्य स्तर पर सुधार की, जिसमें अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो चयनित प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके स्वयं के
कार्य पद्धति का हिस्सा बनता है। स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया प्रारंभ होती है चयन की पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया से। अगर प्रक्रिया स्वच्छ है, पारदर्शी है, शुचितापूर्ण है, तो चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उस मेरिट पर जीवन के अलग अलग क्षेत्र में खरा उतरने का एक प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, उनके प्रशिक्षण का, चयन की प्रक्रिया के बाद उन्हें करना क्या है, इसके बारे में जानकारी, और जानकारी होने के बाद भी जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं उस क्षेत्र में उस प्रकार का एक सकारात्मक माहौल। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2017 के पहले हम लोग जिस भी विभाग से वार्ता करते थे, एक बात सामने आती थी कि हमारे विभाग में इतना मैन पावर कम है और इसलिए हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया के भी अलग अलग बोर्ड और कमीशन बने हुए थे। उनकी कार्य पद्धति भी अलग अलग थी। लगभग 10-12 वर्षों से प्रदेश में नियुक्ति नहीं हो पा रही थी किसी भी विभाग में, क्यों जब भी होती थी तो पारदर्शी न होने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा उसको स्टे कर दिया जाता था। ये देख करके मुझे आश्चर्य होता था जब मैंने अलग अलग विभागों से और बोर्ड और कमीशन के साथ बातचीत की। मैंने पूछा भी आखिर न्यायालय के स्टे का कारण होगा, वैसे ही न्यायालय ने स्टे नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास जो सिविल पुलिस है उसका जो पुलिस बल था वो 3 लाख होना चाहिए था, लेकिन 1.5 लाख पद खाली थे। आप उम्मीद करते हैं कि जिस राज्य की आबादी 22 से 24 करोड़ हो, पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में न हो, जहां पर राजनीतिक रूप से पूरी व्यवस्था उसके साथ उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, वहां पर आप कानून का राज्य स्थापित कर पाएंगे? मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से इस के बारे में पूछा कि आखिर ये स्टे का कारण क्या है, उन्होंने कहा कोर्ट ने ये आपत्ति लगाई है। तो मैंने कहा इसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? जिन मुद्दों पर न्यायालय ने आपत्ति की थी उन सभी मुद्दों को हमने निस्तारित करके न्यायालय में फिर से शपथ पत्र दिया कि ये मुद्दे निस्तारित हो चुके हैं, न्यायालय अब इसमें जो स्थगन आदेश है इसको वैकेट करें और हमें अनुमति दें। न्यायालय ने देखा, परमिशन दी और हम लोगों ने पूरी पारदर्शी तरीके से उस चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, हमने अपनी ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाया। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों को भी इसके साथ जोड़ा और हम लोग 4 वर्ष के अंदर पुलिस भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया को, जो लगभग 12-15 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने संपन्न किया। शासन की नियत साफ होनी चाहिए, उससे जुड़े हुए लोग
पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से अगर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो उसका लाभ उस फील्ड में देखने को मिलेगा। दूसरा, जिस क्षेत्र में हम किसी व्यक्ति से कार्य लेना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी। मुझे याद है प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना था। कुंभ के आयोजन के पहले लोग ये मानते थे कि कितने लोग प्रयागराज कुंभ में आएंगे। 45 दिन का एक पूरा आयोजन था। मैंने इस बारे में कहा था, मैंने कहा जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी होगी इतने श्रद्धालु तो प्रयागराज कुंभ में आएंगे ही। लोगों को लगता था कि मैं बढ़ा चढ़ा करके आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। वहां पर जितने भी हम लोगों ने पुलिस के कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी या कर्मी जो शासकीय कर्मी लगाए थे, उन सब के बारे में मैंने इस बारे में कहा कि इनकी काउंसलिंग होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो भी प्रयागराज में आएगा वह व्यक्ति प्रयागराज के एक संदेश को लेकर के जाएगा, और संदेश क्या होना चाहिए यह इनके व्यवहार से तय होगा। जितने भी अधिकारी वहां पर हमारे सीनियर अधिकारी थे पूछते थे काउंसलिंग किस रूप में हम लोग करें। मैंने कहा अलग अलग ग्रुप बनाओ और इनको बताओ इनको क्या करना है। इनको डंडा नहीं भांजना है कहीं पे। देखिए वे श्रद्धा भाव के साथ आ रहे हैं, आप तकनीक का उपयोग करिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, उन लोगों का अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लो। वे जब भी कुंभ के क्षेत्र में आएंगे आपका सॉफ्टवेयर अपने आप अलर्ट करेगा। श्रद्धालु जितने भी आते हैं इन श्रद्धालुओं के लिए एक व्यवस्था बनाइए कि इनको बहुत दूर तक पैदल न जाना पड़े। ज्यादातर लोग संगम में स्नान करने के लिए आएंगे तो प्रयास होना चाहिए कि संगम से दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर इनकी पार्किंग ना हो। जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके लिए हम विशेष व्यवस्था दे सकते हैं। पुलिस केवल खड़ी रहे व्यवस्था के लिए। यूनिफॉर्म का भय होना चाहिए लोगों के मन में, उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, लाठी भांज करके नहीं। और आप देखेंगे जब प्रयागराज का कुंभ हम लोगों ने संपन्न किया तो मैंने कुछ वॉलेंटियर्स रखे हुए थे जो आने वाले श्रद्धालुओं के केवल बयान को नोट करते थे, उनके वीडियोस बनाते थे। सबसे ज्यादा लोगों ने तारीफ इस बात को की कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया कि वह आकर के हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करे। जो बुजुर्ग थे उनको ले जाकर के स्नान करवाने में योगदान देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। नहीं तो पुलिस की एक छवि क्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई रास्ता सही चल भी रहा होगा लेकिन अगर वह किसी से पूछ दे तो उल्टा रास्ता जरूर बता देगा। लेकिन वहां पर पुलिस परिवार के एक सदस्य के रूप में, मित्र के रूप में सहयोग कर रही थी। जितने भी लोग आए थे सभी श्रद्धालुओं ने इस बात की तारीफ की और हम लोग प्रयागराज कुंभ को स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मॉडल प्रयागराज कुंभ के माध्यम से हम लोग देने में सफल हुए। जबकि 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में उस दौरान आए थे। मौनी अमावस्या के दिन तो 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और इतना व्यवस्थित तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ था। तो प्रशिक्षण के दौरान इस बात की जानकारी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये जानकारी और उस प्रकार की इच्छा शक्ति, अपने फील्ड में उस प्रकार के कार्य करने की इच्छा शक्ति उन लोगों के मन में बाद में जागरूक करने का प्रयास भी हो। तीसरा, एक सकारात्मक माहौल।
उत्तर प्रदेश में तो प्रशासनिक अधिकारी ऐसे फेंटे जाते थे जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं। हम लोगों ने प्रदेश में हर एक प्रशासनिक अधिकारी को उसका पूरा टेन्योर दिया कार्य करने के लिए, बशर्ते वह परफॉर्म कर रहा है, और फील्ड में उसको पूरा अवसर दिया। जिसने अच्छा कार्य किया उसको प्रोत्साहित भी किया, जिसने गलत किया उसको दंडित करने में भी कोई कोताही नहीं बरती। आज उसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश के विकास में बाधक माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की लगभग सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। एक टीम वर्क होना चाहिए। दूसरा, कुछ चीजें हैं जिसकी ताकत अभी हमें समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में श्री संजय सिंह जी ने भी अपनी बात अपने उद्बोधन में कहा था। जन सहभागिता। हम जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की हमारे साथ सहभागिता कैसे है, और दूसरा अंतर विभागीय समन्वय। हमने कन्वर्जेंस की ताकत को अभी भी समझने का प्रयास नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और मुझे गोरखपुर से सांसद के रूप में संसद में एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में और राज्य के लगभग 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस की एक बीमारी से प्रतिवर्ष जुलाई से नवंबर तक बड़ी संख्या में, यानी हजारों की संख्या में बच्चों की मौतें होती थी। ये मौतें हजारों की संख्या में होती थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन पर और प्रदेश के शासन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता था। मौतें 1977 से हो रही थी, हो सकता उससे पहले भी हो रही हो, लेकिन कोई उसकी चर्चा नहीं करता था। और उपचार केवल गोरखपुर में एकमात्र जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वहां होता था। वहां पर भी व्यापक दुर्व्यवस्था थी। 1998 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो मुझे जानकारी मिली कि यहां पर काफी बच्चे भर्ती हैं और उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैं वहां मेडिकल कॉलेज में गया तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पहले तो मुझे जाने से रोका। जुलाई के अंतिम सप्ताह था, लेकिन मैं जबरदस्ती चला गया। जब मैं वार्ड में गया, आप मान सकते हैं जुलाई के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बरसात होती है या भीषण गर्मी होती है। अगर बरसात नहीं है तो बरसात नहीं थी, भीषण गर्मी थी। तीसरे मंजिल में वार्ड था, एक भी पंखा नहीं चल रहा था। एक एक बेड में 4-4 बच्चे भर्ती थे, लेटे हुए थे। वार्ड में भयंकर बदबू थी, टॉयलेट चौक थे, दवा के लिए लोग परेशान थे, दवा नहीं मिल पा रही थी लोगों को। खैर, मैं जब वहां से निकलने के बाद मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए जैसे गया तो प्रिंसिपल ने मुझे एक पर्चा थमाया। उसने कहा साहब हमारे पास बेड्स नहीं है, हम कहाँ लेटा दें, हमारे पास बेडशीट भी नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं है। खैर मैं आया, मैंने राज्य सरकार से बातचीत की, एक व्यवस्था बनवाई। मैंने संसद में मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, राज्य का विषय है। फिर मैंने जानने का प्रयास किया कि ये बीमारी केवल उत्तर प्रदेश में ही है क्या, लेकिन मैंने देखा नहीं, इससे पहले तो तमिलनाडु में आ चुकी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, इन सब राज्यों में भी बीमारी थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने इसी को मुद्दा बनाया। मैंने कहा जो बीमारी 5 राज्यों में हो
उसको आप अकेले एक राज्य का और राज्य का विषय कैसे मान सकते हैं? तो मुझे स्पीकर ने कहा कि 2 मिनट का मौका देंगे। मैंने कहा 2 ही मिनट सही, एक बार मौका तो दीजिए। और जब मैंने संसद में पहली बार इस मुद्दे को उठाया, तो जब मैं बीमारी के लक्षण के बारे में बोलने लग गया तो मेरे साथ समर्थन में कई सांसद खड़े हो गए। और उसके बाद वो संसद का ऐसा मुद्दा बना कि जब भी देश के अंदर 1999 से लेकर 2017 तक जब भी कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज होती थी देश के अंदर, कहीं पर कोई फ्लू आता था, तो स्वास्थ्य मंत्री भी और संबंधित राज्यों के सांसद भी मुझसे पूछते थे कि कैसे हम इस मुद्दे को उठा लें। लेकिन 1998 से लेकर के 2017 तक मौत का सिलसिला चलता रहा। 2017 में जब मुझे ही प्रदेश की कमान दी गई, तो मैंने आने के तत्काल बाद यहां पे अंतर विभागीय एक कमेटी गठित की। मैं इस बात को मानता था क्योंकि इस दौरान आंदोलन और विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए जाने के बाद भी जब परिणाम नहीं आ रहे थे, तो मैं इस बात को माना कि यह केवल अंतर विभागीय समन्वय से इसका समाधान होगा। और संयोग से तब तक स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर लागू हो चुकी थी। प्रदेश में हम लोगों ने उन परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था जिन परिवारों में या जिन क्षेत्रों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। हमने एक अभियान के रूप में उन परिवारों को टॉयलेट उपलब्ध कराना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विशेष रूप से अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और लगभग 8 विभागों को मिलाकर के एक स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके जब हमने अभियान प्रारंभ किया, मात्र 3 वर्ष में मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम यह एक परिणाम दे सकते हैं और उसकी ताकत को हमें समझना होगा। दूसरा, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम इस ताकत को जो हम लोगों ने गोरखपुर मॉडल के रूप में वहां प्रस्तुत किया, यही मॉडल कोरोना प्रबंधन में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और कोरोना के सबसे यानी पॉजिटिविटी से लेकर के CFR से लेकर के सबसे कम उत्तर प्रदेश के अंदर है। कोरोना एकदम नियंत्रित है और हम लोगों ने बहुत पहले इसको नियंत्रित भी किया। यह एक ताकत है और उसको हमें समझना होगा। एक लाख चलो की नीति से हम कोई परिणाम नहीं दे सकते और एक जो महत्वपूर्ण बात है वह हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को समझना होगा, वह है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। अक्सर होता है टालने की आदत, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की आदत। उत्तर प्रदेश में मैं 2017 से ही ऑफिस की बात कर रहा हूं, यद्यपि अब तक हम लोग लगभग 90% तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त हुई, लेकिन मैं जब भी इसको रिव्यू करता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, हर बार मुझे बताया जाता है कि नहीं हम लोग इसको मार्च तक पूरा कर लेंगे। मार्च तक आते हैं तो फिर पता लगता है नहीं साहब इसमें 3 महीने और लगेंगे। 3 महीने के बाद फिर पूछता हूं तो कहे साहब अभी 3 महीने और लगेंगे। वह 3 महीने अभी चल ही रहे हैं 2018 से लेकर के अब तक। लेकिन यह सिटीजन चार्टर का एक बहुत अच्छा नमूना हो सकता है और जन विश्वास पर खरा उतरने का भी एक माध्यम हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता हमें विकसित तो करनी पड़ेगी और जहां पर अधिकारी निर्णय लेते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जहां पर निर्णय लेते हैं, वहां पर उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं और वहां पर उन अधिकारियों की अपनी एक अलग छवि भी होती है। जहां पर अनिर्णय का शिकार होता है, पूरी व्यवस्था, पूरा विभाग उससे त्रस्त रहता है।
और उस निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि यह कैपेसिटी कैसे हम बिल्डिंग कर सकें कि जिससे हमारा प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने की क्षमता स्वयं के अंदर विकसित कर सके। यह आज के दिन पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो चीज मैं नया देख रहा हूं, नए बैच के जो लड़के हैं, पैसे कमाने की उनकी जो आदत है, इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। और इसको कैसे आप रोक पाएंगे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा उनकी गाइड करिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब किसी नए अधिकारी को हमें दंडित करना पड़ता है। यद्यपि मैं उनको फील्ड में भेजने के पहले एक बार बिठाता हूं अपने सामने और उनको बोलता हूं कि देखो भाई, तुम्हें अभी लगभग अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष प्रशासनिक सेवा के व्यतीत करने हैं और तुम्हें अलग अलग फील्ड में जाके काम करना है। तुम्हारे सामने अच्छे उदाहरण भी हैं और बुरे उदाहरण भी हैं। अच्छा करोगे तो आगे बढ़ते हुए सम्मानजनक ढंग से सफलता की नई नई सीढ़ियों को आगे बढ़ते हुए प्राप्त करोगे। बुरा करोगे तो लुढ़कने में ही 8-10 वर्ष के अंदर लुढ़कते लुढ़कते इस स्थिति में पहुंच जाओगे। इसके बाद आगे के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। और हमें उस स्तर पर बहुत सारे ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए कभी कभी मजबूर होना पड़ता है और उस पर हमें जरूर विचार करना होगा। खासतौर पर जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे जो नए आने वाले हमारे अधिकारी हैं, उनको इसके बारे में अगर गाइड कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि व्यवस्था के हित में वह एक उत्तम प्रयास हो सकता है। मैं एक बार फिर से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा प्रदेश सरकार के नियुक्त और कार्मिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज की इस कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश को इस कार्य के लिए चुना। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश की भावनाएं हैं, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन प्रशिक्षण संस्थानों में भी हम लोग प्रशिक्षण के बेहतरीन तरीके अपना करके अपने हर स्तर के कार्मिकों के बेहतरीन प्रशिक्षण के माध्यम से उसका लाभ न केवल राज्य की प्रगति के लिए बल्कि आम जनमानस को दी जाने वाली शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत 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 साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इससे पहले कि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी धन्यवाद प्रस्ताव पास करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सरस्वती जी की मूर्ति और पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। और ये पुस्तक है कोविड वार यूपी मॉडल, अ स्टडी बाय आईआईटी कानपुर। और मैं इसी के साथ केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करता हूं कि अब मेरा निवेदन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट देंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। और डीजी उपाम श्री वेंकटेश्वर लू साहब से निवेदन के स्मृति चिन्ह के रूप में पुस्तक कोविड वार यूपी मॉडल,
स्टडी बाय IIT कानपुर सभी हमारे अतिथियों को भेंट करें। श्री वेंकटेश्वरलू जी। बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम समय से इतना समय निकाल के और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो बात कही वो उनके व्यक्तिगत 4.5 वर्ष के मुख्यमंत्री के रूप में और उससे पूर्व सांसद के रूप में जो अनुभव थे वो उन्होंने साझा किया। और हम सब गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने में हम लोग अपना योगदान, थोड़ा सा भी योगदान दे पाते हैं और उनकी लीडरशिप में हम लोग नए नए आयाम छू रहे हैं और प्रगति में ला रहे हैं। मैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सम्मानित जितेंद्र सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि वो अपने व्यस्ततम समय से, उनके घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें कार्यक्रम बदलना पड़ा। वो पहले फ्लाइट से आ रहे थे लेकिन वो आगरा होते हुए बाय रोड आए हैं। यहाँ आके उन्होंने खाना खाया लेकिन वो इतने उत्साहित थे कि उनको इस कार्यक्रम में भाग लेना है और उन्होंने जो जो बात की वो उस पर भी मुझे गर्व है कि मैं उनको कंट्रीब्यूट कर पाया था जो मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में था। और जो उन्होंने बात की वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका यहाँ पर अनुसरण करते हुए उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, 22 लाख लोगों ने एक सेंट्रल एग्जामिनेशन दिया है जो अब नियुक्तियां करेंगे और तरह से भी हम लोग करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर डैश पे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरपर्सन हैं, हमारे सेक्रेटरी DRP जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और लखनऊ को अवसर दिया इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग स्टेट एकेडमी की तरफ से जितनी भी हमारे स्टेट की और एकेडमीज है सबको हम लोग जोड़ेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से कि हम और बेहतर ढंग से अधिकारियों की, कर्मचारियों की हर लेवल की ट्रेनिंग कर सकें। मैं बर्ड का निदेशक का इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने जगह दी हमको। हमारी एकेडमी भी बन रही है, जब बन जाएगी तो हम वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपका अनुभव यूज करना पड़ा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी डिग्निटरीज आए हैं, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, कल भी कार्यक्रम चलेगा। और मुझे ये आदेश हुआ है हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से, केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं बताऊं कि उन्होंने 2 घोषणाएं उनकी तरफ से करने के लिए कहा है। एक तो ये कि जिस प्रकार से एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स से राज्यों का कंपैरिजन होके उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे बढ़ने में, इसी प्रकार DFERPG हमको मदद करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट का गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे हर जिले को कैसे परफॉर्म कर रहा है और कंपटीशन लाने के लिए जिलाधिकारियों में और सब में, और जो और अधिकारी हैं उसका डेवलप करने में हमारी मदद करेगा। एक उन्होंने ये घोषणा करने को कहा है और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल की एक बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पे भी एक व्यवस्था है। इन दोनों व्यवस्थाओं को इंटीग्रेट कर दें जिससे कि जो केंद्रीय पोर्टल पे भी शिकायतें हो उनको राज्य के पोर्टल पे आके उसका भी गुणात्मक रूप से हम लोग उसका जो है समाधान कर सकें, उसका इंटीग्रेट करने का भी वो एक व्यवस्था करेंगे। और राज्य ये पहला प्रथम होगा, राज्य दोनों चीजों में उत्तर प्रदेश पहला प्रथम राज्य होगा जो इस तरह के इंटीग्रेशन के और इस तरह के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए वो भाग लेगा। तो बहुत बहुत आभार है आपने कहा। और मैं अंत में सबको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आज के समापन की घोषणा करता हूँ।